एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के प्रिय विद्यार्थीगण, इसके पहले भी आप लोगों को केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी एवं प्रशासनिक संबंध क्या है इसके बारे में बताया गया है। आज पुनः रिवीजन के तौर पर एक बार फिर आप लोगों को केंद्र राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध के बारे में बताने जा रहा हूं। केंद्र तथा राज्यों के संबंधों का आरंभ इस बात से होता है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को औपचारिक रूप से संघीय राज्य नहीं बताया गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस शब्दावली को स्पष्ट करते हुए कहा, राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। हालांकि भारत को संघीय बनाया गया है, परंतु यह संघीय स्वरूप राज्यों में परस्पर समझौते का परिणाम नहीं है। और क्योंकि यह समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य केंद्र के अधीन रहेंगे। केंद्र तथा राज्यों के बीच जिस प्रकार शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसके स्वरूप से ही केंद्र की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ती है। अन्य संघीय संविधानों की भांति भारत में भी केंद्र तथा राज्यों में विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों का औपचारिक उल्लेख किया गया है। विधायी क्षेत्र की समस्त शक्तियों का संविधान में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इनकी भिन्न श्रेणियां बनाई गई और अवशेष शक्तियों की भी व्यवस्था की गई। इन शक्तियों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। राष्ट्रीय महत्व के सभी विषय संघीय सरकार को सौंपे गए हैं, जिसकी संख्या 97 है तथा जिसमें सुरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, संचार, बैंकिंग, आयकर आदि सम्मिलित है। राज्य सूची में 66 विषय हैं, जिनमें शांति व व्यवस्था, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि प्रमुख है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जिसमें न्याय व्यवस्था, उद्योग, व्यापार तथा आर्थिक एवं सामाजिक योजना शामिल है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून केंद्रीय कानून के विरुद्ध नहीं हो सकता। अवशेष शक्तियां केंद्र के पास है। दोनों में गतिरोध की स्थिति में केंद्रीय कानून को सर्वोच्च माना जाता है। आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा की स्थिति में राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसका उल्लेख भारत के संविधान की धारा 352 में किया गया है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या आत्मसंतुष्टि के आधार पर किसी राज्य का काम यदि संविधान के धाराओं के अनुरूप नहीं हो रहा है, तो संविधान की धाराओं के अनुकूल उद्घोषणा करके सभी सरकारी या कार्यकारी शक्तियों का स्वयं प्रयोग कर सकता है तथा राज्य विधानमंडल की भी शक्तियों का प्रयोग संसद को सौंप सकता है। इसका उल्लेख संविधान की धारा 356 में है। यदि राज्यसभा उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची में दिया गया अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद 1 वर्ष के लिए इस विषय पर कानून बना सकती है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान की धारा 249 में स्पष्ट कर दिया गया है।
यह समय एक एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या असमान होती है। इसलिए बड़े राज्य किसी भी राज्य विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दे सकते हैं, और विशेषकर जब छोटे राज्यों में विरोधी दलों का शासन स्थापित हो जाए। भारत के संविधान की धारा 252 के अनुसार अगर 2 या उससे अधिक राज्य यह उचित समझे कि राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो वह ऐसा कर सकती है, परंतु ऐसा कानून केवल उन राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने इसका केंद्र से अनुरोध किया हो। राज्य सूची से संबंधित शक्तियों के संदर्भ में संविधान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था राष्ट्रपति को लगभग निषेधाधिकार की शक्ति देती है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार कुछ एक विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए जाने चाहिए, जैसे वे विधेयक जिनसे उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो सकता है। इसका उल्लेख संविधान की धारा 200 में किया गया है। या जागीर या अधिग्रहण सार्वजनिक हित में किसी संपत्ति के प्रबंध को अपने हाथ में लेना, समुचित प्रबंध हेतु 2 या उससे अधिक निगमों का मिलाना, अंतर्राष्ट्रीय नदी या नदी घाटी से आरंभ किए या उत्पन्न किए गए जल अथवा विद्युत पर टैक्स लगाना आदि। यहाँ तक कि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों से संबंधित विधेयक भी राष्ट्रपति को के विचारार्थ आरक्षित किए जा सकते हैं। इसका उल्लेख धारा 254 में है। वित्तीय आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति किसी धन विधेयक अथवा किसी अन्य विधेयक को आरक्षित करने का आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति या तो उसे स्वीकृति दे सकता है अथवा अपनी टिप्पणी सहित राज्य विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को लौटा सकता है, किंतु राज्य विधानमंडल अगर विधेयक को पुनः पारित कर दे तो दूसरी बार राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। अनेक आरक्षित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किया गया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में विधानमंडल द्वारा 1980 में पारित 17 विधेयकों को अगस्त 1991 तक स्वीकृति नहीं दी गई थी, जिसे राज्य सरकार अपने कई कार्यक्रमों को लागू नहीं कर पाई। स्पष्ट है कि केंद्रीय सरकार विरोधी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों के कल्याणकारी कार्यों संबंधी विधेयक को राजनीतिक कारणों से नकार सकती है। इसी कारण इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बार बार मांग उठती रही है। इस प्रकार इस विवरण से स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, उससे संघीय सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है। संघीय विषयों की लंबी सूची, समवर्ती सूची का विषय तत्व भारत की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, मूल नियंत्रण आदि विषय को विशाल एवं समाविष्ट रूप और शेष शक्तियों का संघ को सौंपा जाना, संसद की शक्तियों में वृद्धि के प्रावधान, संघीय तथा राज्य कानूनों की अवरुद्धता की स्थिति में संघीय कानून की सर्वोच्चता, राज्य विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति
कि निषेधाधिकार की शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इन सब से पूर्णतः स्पष्ट है कि विधायी क्षेत्र में केंद्र की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रशासन के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। प्रिय विद्यार्थी गण, अब मैं आप लोगों को केंद्र तथा राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध के बारे में बताऊंगा। संविधान के अनुसार संघ तथा राज्यों के बीच जिस प्रकार से प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान किया गया है, उससे केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया गया है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारिणी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो। इसका उल्लेख भारत के संविधान की धारा 256 में किया गया है। इस संदर्भ में संघीय सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। दो प्रकार के मामलों में ऐसे निर्देश अनिवार्य रूप से दिए जा सकते हैं। प्रथम, राष्ट्रीय या सैनिक। प्रिय विद्यार्थीगण, अब मैं आप लोगों को केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं, इसके संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं। संविधान के अनुसार संघ तथा राज्यों के बीच जिस प्रकार से प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान किया गया है, उससे केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाया गया है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारिणी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इसका उल्लेख संविधान की धारा 256 में मिलता है। इस संदर्भ में संघीय सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। दो प्रकार के मामलों में ऐसे निर्देश अनिवार्य रूप से दिए जा सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण तथा रखरखाव संबंधी निर्देश। दूसरा, किसी राज्य में रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में निर्देश। केंद्र तथा राज्य के बीच टकराव की स्थिति केंद्र द्वारा कभी भी किसी भी आधार पर उत्पन्न की जा सकती है, जिसमें निर्देश उल्लंघन का बहाना बनाया जा सकता है। अंततः इसका अर्थ यह है कि अमुक राज्य का काम संविधान के धाराओं के अनुकूल नहीं चल रहा है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके। निर्देश पालन न करने की स्थिति केंद्रीय सरकार द्वारा यह सुगमता से किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 में जो शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई है, वे काफी प्रभावशाली एवं न्यायोचित नहीं है। जब तक केंद्र तथा राज्य में कांग्रेस का शासन रहा, इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु 1967 के चुनाव के बाद जब अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी तो उलझनें पैदा हो गई। कुछ मामलों में राज्य सरकारों ने केंद्र के निर्देश मानने से इनकार कर दिया और कुछ मामलों में छोटी छोटी बातों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। केंद्रीय पुलिस बल के प्रयोग के बारे में भी एक विशिष्ट विवाद उठ खड़ा हुआ। सामान्यतः केंद्रीय सशस्त्र बल तथा पुलिस बल का प्रयोग राज्य में राज्य सरकार के अनुरोध पर किया जाता है। फिर भी ऐसे अनेक अवसर आ जाते हैं
जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को राज्यों की इच्छाओं के विरुद्ध भी इस आधार पर राज्यों में भेज दिया जाता है कि ये केंद्रीय सरकार की संपत्ति एवं यंत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है तथा स्थानीय पुलिस उनकी वांछित सुरक्षा करने में असमर्थ है, इससे केंद्र और राज्यों में तनाव एवं खिंचाव उत्पन्न होते हैं। राज्यों का यह मानना है कि संघ सरकार को राज्यों से पूछे बिना सीआरपीएफ को वहां तैनात करने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में अनुच्छेद 257A को जोड़ा गया, जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार अपनी संपत्ति की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार से परामर्श किए बिना सीआरपीएफ नहीं भेज सकती। 1978 में संविधान में 44वें संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को निरस्त कर दिया गया, किंतु इससे निरस्त होने के बावजूद भी केंद्रीय सरकार अपनी संपत्ति व कार्यालयों की सुरक्षा के आधार पर सीआरपीएफ को भेजना जारी रखे हुए है। इस प्रकार संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की व्यवस्था है। इनकी भर्ती को केंद्रीय सरकार संपन्न करती है, किंतु उनकी नियुक्ति राज्यों में होती है। केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना राज्य सरकारें उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। इसके साथ अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि अन्य अखिल भारतीय सेवाएं गठित की जाए तो केंद्रीय सरकार ऐसा कर सकती है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान की धारा 312 में स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की भर्ती, नियुक्ति तथा नियंत्रण इस प्रकार किया जाता है कि उसे राज्य सरकारों की स्वायत्तता में कमी आती है। भारतीय संविधान की धारा 355 के अनुसार संघ सरकार का यह दायित्व व कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का काम संविधान की धाराओं के अनुकूल चल रहा है। इस प्रकार का कोई भी दायित्व या अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया है जिसके अंतर्गत वे सुनिश्चित करें कि केंद्रीय सरकार का कार्य संविधान के धाराओं के अनुकूल चल रहा है। अगर केंद्र द्वारा यह अनुभव किया जाए कि किसी राज्य का कार्य संविधान के धाराओं के अनुकूल नहीं चल रहा है, तो केंद्रीय सरकार धारा 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है तथा उस राज्य के शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले सकती है। भारतीय संविधान की धारा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है, जो कि वास्तव में केंद्र में स्थापित सत्ताधारी दल के निर्देश के अनुसार होता है। इस प्रकार इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विधायी तथा प्रशासनिक मामलों में केंद्र की तुलना में राज्यों की स्थिति कमजोर है। धन्यवाद।